हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे, लेकिन इस बीच में मध्य प्रदेश हो नहीं पा रहा था, है ना। मध्य प्रदेश काफ़ी दिनों से हो नहीं पा रहा था। बहरहाल पीयूष भैया के द्वारा यूनिट 2 तो कराई ही जा रही है। उसी यूनिट के मैं आपके सामने आज एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। एमसीक्यूज़, है ना, एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज़ हैं। आप लोग लगाइएगा, पहले लगाइएगा, उसके बाद आप लोग उत्तर देखिएगा, ठीक है। चलिए, ये मोटिवेशनल थॉट है आज का। थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, लेकिन किस्मत का मारा नहीं। बस लड़खड़ा के गिरा हूँ, अभी मैं हारा नहीं। बिल्कुल, तो आपको हार नहीं माननी है, निरंतरता बनाकर रखनी है। जीत आपकी ही होगी, है ना, जीत आपकी ही होगी, सुनिश्चित होगी। बस आपको क्या करना होगा, जीत के लिए क्या है ना, थोड़ा नहीं बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। कहता है ना व्यक्ति, थोड़ा नहीं बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। त्याग ही आपको क्या करेगा, सफलता की ओर अग्रसर करेगा, है ना। त्याग ही आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा दोस्तों। तो उसी त्याग के साथ, समर्पण के साथ, है ना, निरंतरता के साथ आप बने रहिए। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। बस निरंतरता बना कर रखिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। इतिहास का है, जो कि मांडू का शासक जो था बाज बहादुर, किस शासक के समकालीन था। तो जहांगीर के, बाबर के, अकबर के या औरंगजेब के। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया, ये अकबर के समकालीन था। और यहीं पास अगर आपको पूछा जाए मध्य प्रदेश के इतिहास में, तो ये किसके समकालीन था, तो रानी दुर्गावती के समकालीन था। रानी दुर्गावती के समकालीन था। और आपको पता होगा कि रानी दुर्गावती ने ही अकबर और इसी से, बाज बहादुर से परेशान होकर ही अपनी राजधानी राजधानी सिंगौरगढ़ से, सिंगौरगढ़ जो इनके हस्बैंड ने स्थापित की थी, रानी दुर्गावती के, सिंगौरगढ़ से अपनी राजधानी को परिवर्तित करके चौरागढ़ स्थापित कर दिया था। और यही वो चौरागढ़ है बेटा, जहाँ पास गोंड वंश का, है ना, गोंड वंश का प्रथम प्रथम सती प्रथम प्रथम सती प्रथम किसका, जौहर कुंड वाला साक्ष्य मिलता है ना। जौहर कुंड वाला साक्ष्य मिलता है ना। अर्थात सती सती प्रथा का साक्ष्य यहीं से मिलता है। जौहर कुंड तो भैया वहाँ बोलेंगे राजस्थान में चलती है जौहर प्रथा, है ना। जैसे यहाँ सती प्रथा चलती है, वहाँ जौहर प्रथा चलती है। तो सती प्रथा का साक्ष्य गोंड वंश में कहाँ मिलता है बेटा, तो चौरागढ़। आप बता दीजिएगा। बहरहाल बाज बहादुर ने 2 बार आक्रमण किया था रानी दुर्गावती के ऊपर, लेकिन दोनों बार में वो असफल रहा था। और कौन विजयी हुआ था, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती और अकबर के बीच में भी कुछ युद्ध हुआ था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल युद्ध हुआ था। कौन आया था भैया, आसफ खान के द्वारा युद्ध किया गया था। आसफ खान के द्वारा युद्ध किया गया था। और यही वो आसफ खान है जो 2 बार युद्ध करा, है ना, रानी दुर्गावती के ऊपर। और दूसरी बार में समाप्त हो गया कौन, रानी दुर्गावती का साम्राज्य समाप्त हो गया, ठीक है ना। क्योंकि 2 बार युद्ध हुआ भैया, कब, 1564 के टाइम पे, है ना, 1564 के टाइम पे। और कहाँ पास मृत्यु हो गई, भगवती जी अर्थात दुर्गावती जी शहीद हो गई हमारी, कहाँ पास, तो आप ध्यान रखिएगा, नरई नाला में, है ना, नरई नाला में। नरई नाला कहाँ है आपका, नरई नाला पड़ता है जबलपुर में। देखिए, एक योजना चलाई थी रानी दुर्गावती ने, पंचासर योजना। पंचासर योजना, पंचासर मतलब होता है 5 तालाब वाली योजना। तो 5 तालाब थे, तो एक तालाब सूखा हुआ था, है ना, नरई नाला। नरई नाला एक जगह थी, है ना, नरई नाला, वहाँ पास सूखा हुआ था। तो रानी की योजना थी कि शासक को यहीं पास लेके आना है। 5 ये यहाँ चारों तरफ क्या थे, तालाब ही तालाब थे। तो यहाँ पास लेके आना है नरई नाला में, ये नीचे का स्थान था। तो यहाँ पास लेके आएंगे और उसके बाद हरा देंगे आसफ खां को। लेकिन क्या होता है कि कुछ गद्दार रहते हैं, है ना, कुछ गद्दार रहते हैं। तो रानी दुर्गावती के भी ग्रुप में एक गद्दार था, जिसने इन्फॉर्मेशन दे दी अकबर के जो शासक था ना, सेनापति आसफ खान को। और नरई नाला में क्या हुआ, सब ये इसने सारे तरफ के बांध को खुलवा दिया और पानी पूरा नरई नाला में भर गया। रानी की योजना थी कि यहाँ पर सूखा रहेगा, और यहाँ पर जब पानी भर गया तो हो गया, युद्ध में उनको कुछ ऑप्शन ही नहीं दिखा, तो कटार भोग के अपनी जान को निछावर कर दिया उनने। ठीक है, तो आप इस प्रकार याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट भी पूछना है। आधार कायस्थ इनका क्या था, प्रमुख सेनापति था, है ना। सरवन इनका हाथी था, है ना, रानी दुर्गावती का सरवन इनका हाथी था। मांडू का जो शासक था ना, बाज बहादुर और रानी रूपमती, दोनों की प्रेम कथाएं बहुत चलती है। बाज बहादुर और रानी रूपमती, है ना, रानी रूपमती। और जब इनकी मृत्यु हो गई ना, तो बाज बहादुर और रानी रूपमती के मकबरे का निर्माण अकबर ने करवाया। और उसमें लिखवाया, रानी रूपमती के मकबरे पे लिखवाया, शहीद ए वफा। क्या लिखवाया भैया, शहीद
ए वफा लिखवाया इनके मकबरे पे, और वहीं बाज बहादुर के मकबरे पे लिखाया आशिक ए सादिक, है ना, लड़के लोग वैसे भी आशिक रहते हैं, तो इनके मकबरे पे लिखवाया भैया आशिक ए सादिक, आशिक ए सादिक। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा, ये इतिहास है ना। मांडू, है ना, मांडू जिसको क्या कहते हैं, सादियाबाद कहा जाता था, है ना, मांडू को सादियाबाद कहा जाता था ना, सादियाबाद, है ना। सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है मांडू को, है ना, खुशी का शहर, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है बेटा, इसको भी आप याद रखिएगा। किसने कहा था सिटी ऑफ जॉय, तो किसने कहा था भैया, होसंग शाह ने, है ना, होसंग शाह, है ना, होसंग शाह ने अपनी राजधानी ही बनाई थी, है ना, मांडू, धार से मांडू स्थापित करने वाला राजधानी कौन था भैया, होसंग शाह था, है ना, होसंग शाह था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी या दतिया, बताइए। तो भैया अशोक के शिलालेख पाए गए हैं दतिया में। दतिया में कौन सा शिलालेख पाया गया है भैया, गुर्जरा अभिलेख, है ना, गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख कहाँ मिलता है आपका, दतिया में मिलता है ना, दतिया में मिलता है आपका गुर्जरा अभिलेख। तो आप इसे याद रखिएगा, कौन सा अभिलेख है अशोक का, तो गुर्जरा अभिलेख है। अशोक भैया कहाँ का राज्यपाल था, अशोक भैया अवंती का राज्यपाल था, है ना, अवंती का राज्यपाल कौन था, तो हमारा अशोक था, अवंती का राज्यपाल, है ना। सब महाजनपद था, ये महाजनपद था, अवंती महाजनपद था, जिसकी राजधानी क्या थी, उत्तरी अवंती की राजधानी बेटा उज्जैनी थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, वहीं दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी बेटा, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी महेश्वर थी। एक मिनट ना, पेन थोड़ा चेंज कर लें, है ना। उत्तरी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेश्वर हुआ करती थी, है ना, महेश्वर हुआ करती थी। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, है ना, इस प्रकार से याद रखिएगा। उज्जैन को बेटा प्राचीन काल से ही विभिन्न नामों से जाना जाता रहा है। तो जैसे उज्जैन को विशाला, है ना, विशाला के बाद कुमुदवती, है ना, कुमुदवती के बाद में आप देखेंगे इसको ओझेन भी कहा गया है ना, ओझेन भी कहा गया है ना, ओझेन, यूनानी शासकों ने ओझेन कहा है ना। उसके बाद 7 मोक्षदायक स्थानों में से भी कौन है, हमारी उज्जैनी है, 7 पवित्र मोक्ष स्थानों में से एक है। फिर उसके बाद उज्जैन को अच्युतगामिनी भी कहा गया है, क्या, अच्युतगामिनी भी कहा गया है उज्जैन को, है ना, उज्जैन को अच्युतगामिनी। देखिए इनका उल्लेख जो है ना, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों में इसका उल्लेख मिलता है उज्जैनी का, है ना। जैसे कि जैन ग्रंथ है हमारा भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, और बौद्ध ग्रंथ है अंगोत्तर निकाय, है ना, अंगोत्तर निकाय, ये दोनों में भी उज्जैन का उल्लेख मिलता है। इसी टाइम के 2 नगरों का भी, मध्य प्रदेश के 2 नगरों का भी उल्लेख मिलता है, कुरग्घरपुर और सुदर्शनपुर। कौन सा बेटा, कुरग्घरपुर और सुदर्शनपुर, कुरग्घरपुर और सुदर्शनपुर। तो इन 2 नगरों का भी नाम आप याद रखेंगे, है ना, मेरी आशा है कि आप दोनों का नाम याद जरूर रखेंगे, ठीक है ना। बहरहाल इस क्वेश्चन का आंसर दतिया था, ठीक है। आगे चले तो तीसरा क्वेश्चन हमारा, गोविंद दास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में शुरू हुआ जो नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरू हुआ था, है ना, बताइए। सतना, जबलपुर, सागर या दमोह, तो बताइए कहाँ से शुरू हुआ था, तो भैया जबलपुर से हुआ था, है ना, जबलपुर से हुआ था। क्रांति की भूमि थी, है ना, क्रांति की भूमि थी मध्य प्रदेश में जबलपुर, है ना, जबलपुर, जिसे प्राचीन काल से ही बहुत ही फेमस है जो कि जगह, है ना, जवाली ऋषि के नाम पर पड़ा है। वैसे इसे संस्कार धानी कहा जाता है ना, इसे संस्कार धानी कहा जाता है। विनोबा भावे के द्वारा इसे कहा गया भैया, ये तो क्या है, विनोबा भावे के द्वारा कहा गया, ये तो संस्कार धानी है। जबलपुर करंट से भी संबंधित है, क्योंकि रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाई गई है ना, 500वीं जयंती मनाई गई है अभी हाल ही में 2024 में, है ना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री अन्न प्रोत्साहन योजना भी यहीं से प्रारंभ हुई थी। कौन सी, श्री अन्न प्रोत्साहन योजना भी, है ना, श्री अन्न प्रोत्साहन भी योजना यहीं से प्रारंभ हुई थी। मध्य प्रदेश की पहली कैबिनेट बैठक भी यहीं हुई थी, मध्य प्रदेश की पहली कैबिनेट बैठक भी यहीं होती इस साल की, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्योंकि रानी दुर्गावती बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करें तो जबलपुर की, तो जबलपुर क्या है भैया, बताया मैंने आपको, यहाँ पास आपको बंदर कूदनी देखने को मिलेगा, है ना, बंदर कूदनी अर्थात बंदर के एक से दूसरे स्थान कूदने का स्थान, है ना, बंदर कूदनी कहाँ देखने को मिलेगा आपको, भेड़ा घाट में, है ना, भेड़ा घाट में देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पास आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा, है ना, कौन सा, पनपटा मंदिर, है ना, पनपटा मंदिर। पिसनहारी की मढ़िया भी देखने को मिलेगी आपको, पिसनहारी की मढ़िया, जो कि जैन तीर्थ स्थल है ना, पिसनहारी की मढ़िया, है ना, पिसनहारी की मढ़िया जैन तीर्थ स्थल है। उसके बाद आपको यहाँ पास त्रिपुर सुंदरी का भी मंदिर देखने को मिलेगा, है ना, 64 योगिनी का भी मंदिर देखने को मिलेगा, है ना, युवराज देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, है ना, युवराज देव प्रथम के द्वारा, कलचुरी शासक थे जो कि। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है मराठों के पराभव से, मराठाओं के पराभव के बाद भोपाल में स्वतंत्र नवाबी राज्य की स्थापना किसने की थी, है ना, बताइए किसने की थी। तो भैया उस व्यक्ति का नाम है भैया दोस्त मोहम्मद खान, है ना, दोस्त मोहम्मद खान ने, है ना, भोपाल में नवाबी, है ना, नवाबी या अफगान शासक, अफगानी अफगानी शासक था ये, है ना, अफगान सत्ता स्थापित की इसने भोपाल में, ठीक है ना, दोस्त मोहम्मद खान, दोस्त मोहम्मद खान। इसको बुलाया किसने था, तो भैया सबसे पहले इसको बुलाया था रानी कमलापति ने, है ना, रानी कमलापति ने, जिसके नाम पे आप हबीबगंज स्टेशन का नाम भी सुने होंगे, रानी कमलापति के नाम पे रखा गया है। कमलापति ने ही बुलाया था इस अफगानी शासक को, है ना, जो कि क्या था भैया, ये मुगल सेना में भी काम कर चुका था, है ना, मुगल सेना में भी काम कर चुका था, तो इसको खूब अनुभव भी हो गया था, खूब अनुभव भी हो गया था। उसके बाद इसने भोपाल में स्वतंत्र स्वतंत्र किसकी स्थापना की बेटा, स्वतंत्र किसकी स्थापना की, स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। उसके बाद इसने भोपाल में एक छोटी मस्जिद बनवाई, जो एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है, जिसका नाम है भैया क्या, ढाई सीढ़ी की मस्जिद। क्या नाम है, ढाई सीढ़ी की मस्जिद बनवाई इसने, है ना, ढाई सीढ़ी की मस्जिद बनवाई, आप इसको याद रखिएगा, है ना, ढाई सीढ़ी की मस्जिद बनवाई। इसने फतेहगढ़ का किला बनाया, है ना, फतेहगढ़ का किला बनाया, फतेहगढ़ का किला बनाया, इसको भी आप याद रखिएगा, है ना, ठीक है ना। रायसेन के जो काजी थे ना, रायसेन के जो काजी थे मुअज्जम, इसने क्या रखा था, यहाँ पास ईंट रखी थी, ईंट रखी थी, है ना। जैसे कि मस्जिद निर्माण होता है तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो प्रसिद्ध पुरुष हैं वो ईंट रखते हैं, है ना, ईंट रखते हैं। फिर उसके बाद इसको भी याद रखिएगा कि दोस्त मोहम्मद खान नहीं वो व्यक्ति था जिसने भोपाल में सत्ता तो स्थापित की, इसने खूब निर्माण भी कराया। जैसे इसने दो नगर बसाए, एक अपने बेटे और एक अपने भाई के नाम पर, जिसका नाम था क्या भैया, एक का नाम था इब्राहिमपुरा, है ना, इब्राहिमपुरा, आज भी ये मार्केट देखने को मिलता है, और एक का नाम है अकीलपुरा, है ना, अकीलपुरा, सॉरी। तो आप इसे याद रखिएगा, है ना, एक इब्राहिमपुरा है और एक अकीलपुरा है, तो दोनों का आप नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण कराया गया, है ना, मंदसौर के किले का निर्माण, सूरज सेन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या जहांगीर, बताइए। तो कहा जाता है भैया कि ये जो मालवा का शासक था, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का प्रमुख शासक था ना, उसने ही मंदसौर के किले का निर्माण करवाया है, ठीक है ना। तो आप इसे याद रखिएगा, मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर के किले का निर्माण करवाया है ना। तो आप इसे याद रखिएगा, मंदसौर, मंदसौर जिसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था भैया, दसपुर कहा जाता था, दसपुर कहा जाता था। यहाँ पास गुप्तों से स्वतंत्र होकर ओलिकर वंश ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी, है ना, ओलिकर वंश ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। ओलिकर वंश का प्रमुख शासक था यशोवर्मन, है ना, यशोवर्मन, यशोवर्मन, बंधुवर्मन भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फिर उसके बाद आप याद रखिएगा, मंदसौर में एक मंदिर है, मंदसौर में एक मंदिर है जो सिवना नदी के तट पर है, सिवना नदी के तट पर है। उस मंदिर का नाम है बेटा, उस मंदिर का नाम है बेटा पशुपतिनाथ का मंदिर, है ना, पशुपतिनाथ का मंदिर, है ना, पशुपतिनाथ का मंदिर। एक और मंदिर है यहाँ पास, हिंगलाजगढ़ माता का मंदिर, हिंगलाजगढ़ माता का मंदिर, हिंगलाजगढ़ माता का मंदिर, है ना, हिंगलाजगढ़ माता का मंदिर भी यहीं पास आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद पशुपतिनाथ का मंदिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पास करेंट से रिलेटेड है कि 1000 किलोग्राम का यहाँ पास घंटा लगाया गया था ना, घंटा लगाया गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन कालीन स्थल आवरा, आवरा भी आपको यही देखने को मिलेगा, HD त्रिवेदी के द्वारा खोजा गया था ये स्थान को, है ना, त्रिवेदी जी के द्वारा आवरा की खोज की गई थी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन के बारे में जितनी चीज़ें आपको पता है ना, जितनी भी चीज़ें आपको पता है, तो आप उसे लिख लिया करिए, है ना, लिख लिया करिए। अगला प्रश्न है किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था, सतवंत सिंह, सवाई जय सिंह, भानुगुप्त या महिपाल। तो बेटा सवाई जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था, है ना, जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। ये क्या है, खगोलीय वेधशाला है ना, खगोलीय वेधशाला है ना, खगोलीय वेधशाला। और आधुनिक वेधशाला भी स्थापित की जा रही है कहाँ, हमारे उज्जैन में ही, उज्जैन में ही मेडिसिटी की भी स्थापना की जा रही है। मेडिकल डिवाइस पार्क, है ना, मेडिकल डिवाइस पार्क भी उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है ना। धर्मस्व जो विभाग है ना, धर्मस्व जो विभाग है मध्य प्रदेश शासन का, वो भी उज्जैन स्थानांतरित कर दिया गया है। उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, है ना, RIG, रीजनल इंडस्ट्री सी, RIC, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सबसे पहला आयोजन यहीं हुआ था, उज्जैन में ही। काफ़ी सारे निवेश देखने को मिले, और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का ही जो 7वां संस्करण है ना, 7वां संस्करण अभी कल ही में, हाल ही में कहाँ हुआ, शहडोल में हुआ, है ना, 16 तारीख को। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे। उज्जैन, उज्जैन तो प्राचीन काल से ही फेमस है ना, क्योंकि यहाँ पास क्या है भैया, महाकाल है, कालों के भी काल महाकाल है ना, कहते हैं 7 पुरियों में से भी एक हमारा उज्जैन। तो इस प्रकार से आप उज्जैन को याद रखेंगे, है ना, उज्जैन को आप याद रखेंगे।
आगे चलते हैं। होशंगाबाद शहर के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो कृष्णराज नन्नुक, होशंग शाह या वाकपति मुइज। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा होशंग शाह है। होशंग शाह है कौन भैया? होशंगाबाद के संस्थापक कहा, होशंग शाह को होशंगाबाद का संस्थापक कहा जाता है ना, संस्थापक कहा जाता है। तो जो मालवा का गौरी वंश है ना, मालवा का जो गौरी वंश है ना, मालवा का जो गौरी वंश है उससे संबंधित है भैया कौन? हमारा होशंग शाह, जिसका नाम क्या है? अल्प खां भी नाम है ना, अल्प खां भी नाम है इसका, अल्प खां भी नाम है इसका, ध्यान रखिएगा आप। अहिल्याबाई ने निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? अहिल्याबाई, होलकर, भोपाल, सिंधिया या त्रिपुरी। तो भैया होलकर राजवंश से संबंधित हमारी देवी अहिल्याबाई है ना, इनको देवी की उपाधि से जाना जाता है। सी इज अ फिलोसफर क्वीन है ना, इनको फिलोसफर क्वीन भी कहा जाता है। जॉन मालकम एक अंग्रेजी इतिहासकार हैं, जॉन मालकम, इन्होंने अपनी किताब द मेमोरी ऑफ मालवा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मेमोरी ऑफ मालवा किसकी किताब है? तो मेमोरी ऑफ मालवा जॉन मालकम की किताब है। इसी में इन्होंने देवी अहिल्याबाई का उल्लेख किया और क्या बोला कि ये तो फिलोसफर क्वीन है ना, एक दार्शनिक रानी है। तो कौन है? अहिल्याबाई, क्योंकि इनका दर्शन सिर्फ और सिर्फ यहाँ समाज में नहीं दिखता, समाज में ही नहीं दिखता, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है ना, राजनीतिक, धार्मिक सारे क्षेत्रों में इनका वर्चस्व दिखता है। क्योंकि देखिए इनने समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है ना, छुआछूत जैसी प्रथाओं को बंद किया। फिर उसके बाद उन्होंने आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए आप देखेंगे महेश्वरी साड़ी ये उद्योग स्थापित किया। और उसके बाद धार्मिक रूप से बिल्कुल इन्होंने ताजिया आदि चीज़ों को सपोर्ट किया है ना, ताजिया आदि चीज़ों को सपोर्ट किया। उसके बाद मुस्लिम सेनापति खुद इनके दरबार में रहा करते थे है ना, इनके दरबार में रहा करते थे। उसके बाद इन्होंने धार्मिक रूप से बहुत सारे ऐसे काम किए, जैसे कि हिंदू धर्म में जितने पवित्र स्थान है ना, शंकर जी से संबंधित है ना, भगवान शंकर से संबंधित सारों का पुनर्निर्माण करवाया है ना, पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद इसी क्रम में इन्होंने महेश्वर का घाट भी निर्मित कराया। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम किए, जिसके कारण इनको द फिलोसफर क्वीन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से है ना, इंदौर से महेश्वर भी स्थापित की थी बेटा, ये भी याद रखिएगा। और महेश्वर में महेश्वर का किला भी स्थापित इन्होंने कराया है ना। नर्मदा मैया की काफ़ी भक्त थी है ना, नर्मदा मैया की काफ़ी भक्त थी है ना, इसीलिए नर्मदा की गोद में यहाँ पास महेश्वर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। चलिए, इनमें से कौन से शहर ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी की बात चल रही है, भारतीय शहरीकरण की दूसरी लहर के दौरान अवंती राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया है ना, दूसरी राजधानी के रूप में बताना है आपको, काम किया। कौन सा? उज्जैन, देवास, रतलाम या मुरवारा। देखिए क्वेश्चन का आंसर मैंने खुद ही दे दिया, उज्जैन 2 बार निकल गया, तो उज्जैन ने काम किया है ना, अवंती की राजधानी के रूप में, ठीक है ना, अवंती की राजधानी के रूप में काम किया, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंधिया के ग्वालियर राज्य के पहले मराठा महाराजा कौन है ना, सिंधिया के ग्वालियर राज्य के, आपको ग्वालियर राज्य के राजा का नाम बताना है। बाजीराव सिंधिया, महानजी सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया या रणोजी सिंधिया। तो भैया रणोजी राव सिंधिया है ना, रणोजी राव सिंधिया कौन थे भैया? सिंधिया ग्वालियर के पहले मराठा राजा थे है ना, पहले मराठा राजा थे। तो आप इनका नाम याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के राजगुण राजाओं का नाबाद है ना, नाबाद राजधानी रामनगर के निर्माता कौन थे? नवाब राजधानी भैया ये है ना, नाबाद राजधानी रामनगर के निर्माता कौन थे? तो बताना है आपको रामनगर आखिर बसाई किसने राजधानी थी? तो खरजी, संग्राम शाह, दलपत शाह या हरदय शाह। देखिए दलपत शाह होगा नहीं है ना, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सिंगौरगढ़ इनने बनाई थी है ना, सिंगौरगढ़ ने बनाई थी। रानी दुर्गावती ने, मैंने अभी आपको बताया कि चौरागढ़ बनाई थी किसने? रानी दुर्गावती ने। फिर उसके बाद हृदय में राम बसते हैं, तो रामनगर किसने बनाई थी भैया? रामनगर किसने राजधानी बनाई थी? हृदय शाह ने बनाई थी। ये प्रमुख गोंड शासक थे है ना, गोंड शासक थे। फिर उसके बाद नरेंद्र शाह ने गढ़ मंडला बनाई है ना, नरेंद्र शाह ने है ना, मंडल बनाएंगे ना, नरेंद्र मंडल है ना। तो आप याद रखिएगा, गढ़ मंडला बनाई इनने, किसने? नरेंद्र शाह ने। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को पराजित किसने किया था? अभी मैंने आपको बताया, बाबर, हुमायूं, अकबर की सेना या जहांगीर की। तो अघम खां को भेजा था, आगम खान को भेजा था बेटा, आगम खान को भेजा था अकबर ने, ठीक है ना, अकबर ने। तो इसको आप याद रखिएगा है ना, जिसने बाज बहादुर को पराजित कर दिया। इनकी प्रेमिका का नाम भी मैंने आपको बता दिया, रानी रूपमती है ना। बाज बहादुर रानी रूपमती का महल भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यही मांडू में देखने को मिलेगा है ना, मांडू में देखने को मिलेगा।
1517 में ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत तोमर को किसने हराया था? इब्राहिम लोदी, शेर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं? तो भैया इब्राहिम लोदी ने ही विक्रमाजीत तोमर को हराया। और देखिए देखिए इनकी दुर्दशा, पहली बात तो हार गए, कोई दिक्कत नहीं, हारे आप कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, देखिए हारे आप कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बाबर के खिलाफ युद्ध में इनने शामिल हो गए, है ना, पानीपत के प्रथम युद्ध में। अब युद्ध में शामिल हो गए, युद्ध में शामिल होने के बाद हार गए, हार तो हार गए, उसके बाद युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। उसी के साथ इब्राहिम लोदी की भी मृत्यु हो गई। तो सल्तनत काल का पहला शासक था ये इब्राहिम लोदी, सल्तनत काल का, जिसको क्या हुआ भैया, युद्ध में जो हार गया, है ना, युद्ध में हार गया और उसके बाद मृत घोषित हो गया, है ना, युद्ध में मरने वाला पहला शासक था ये दिल्ली सल्तनत का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इब्राहिम लोदी के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न है, मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग अवंतिका कहलाता था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, तथा पूर्वी भाग अंकारा कहलाता था। अंकारा है वैसे तो, अंकारा कहलाता था, है ना, अंकारा कहलाता था, जिसकी राजधानी क्या थी आपको बताना है, विदिशा, रायसेन, भोपाल या इनमें से कोई नहीं? तो भैया कहलाती थी उसकी राजधानी विदिशा, है ना, विदिशा। तो चलिए आज के लिए पर्याप्त है क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।